हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स की मैकेनिज्म। ये हमारा एंटी कैंसर ड्रग्स की मैकेनिज्म का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एल्काइलेटिंग एजेंट्स की मैकेनिज्म एक्शन और एंटी मेटाबोलाइट्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर को इनहिबिट करने वाले एजेंट्स मींस विनका एल्कलॉइड्स, टैक्सेन्स एज वेल एज एंटीबायोटिक्स, ओके, एंड टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर एंड टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर, इन सभी की मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में आपको मैंने सेल साइकिल समझाया था कि सेल साइकिल क्या होता था। तो सेल साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस थी? G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था और M फेज था। क्लियर, ये हमने डिस्कस किया था। और M फेज के अंदर जो था प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था एंड टीलोफेज स्टेज थी। क्लियर, तो यहां पर जो था एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटिंग एजेंट्स। ओके, सो माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटिंग एजेंट्स को अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो विनका एल्कलॉइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं हम? विनका एल्कलॉइड्स। ओके, सो विनका एल्कलॉइड्स क्या करते हैं? बेसिकली विनका एल्कलॉइड्स जो है दे एक्ट ऑन मेटाफेज। क्या करते हैं ये? दे एक्ट ऑन मेटाफेज स्टेज। ओके, मेटाफेज स्टेज में बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रोमियर्स पर अरेंज हो जाते हैं और पर्टिकुलरली जो है मेटाफेज प्लेट बन जाती है। सेंट्रोमियर्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पास में कनेक्ट होके एक इस तरह से देखिए यहाँ पर एक प्लेट बन गई है जिसे हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, विनका एल्कलॉइड्स जो हैं दे आर बाइंडिंग ऑन ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है उस पर बाइंड कर रहे हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन पर बाइंड होके दे इनहिबिटिंग पॉलीमराइजेशन। दे इनहिबिटिंग पॉलीमराइजेशन इनहिबिट कर रहे हैं। तो माइटोटिक जो स्पिंडल्स हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स की जो असेंबली है वो डिसरप्ट हो रही है। ओके, माइटोटिक स्पिंडल जो है डिसरप्ट हो रहा है। ओके, अगर डिसरप्ट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा, सेल अरेस्ट हो जाएगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देखिए किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए मॉडल बनाया है मेटाफेज स्टेज का। कौन सी स्टेज का मॉडल बनाया है? मेटाफेज स्टेज का। यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर पूरी जो ये एक ऑरेंज कलर में है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन हो गई, हमारे पास में सेल है। और यहाँ पर बीच में ये देखिए, यहाँ पर ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर बनाई है दिस इज सेंट्रोमियर। और ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर है ये जो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और ग्रीन कलर में आपको क्रोमोसोम्स इसमें से अटैच दिख रहे हैं। ओके, क्लियर एवरीवन। और ये जो मिड प्लेन में यहाँ पर क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये मेटाफेज प्लेट बन गई है, आप अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारी ड्रग होगी, सपोज करिए विनका एल्कलॉइड्स हैं, विनका एल्कलॉइड्स क्या करेंगे, अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल पर क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी हुई है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन पर विनका एल्कलॉइड जाकर बाइंड कर जाएंगे। ओके, अगर विनका एल्कलॉइड ट्यूबुलिन प्रोटीन पर बाइंड कर जाएंगे, यहाँ पर जो है बाइंड कर जाएंगे, तो क्या होगा, अब जो इसका पॉलीमराइजेशन होना है, ओके, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली बननी है वो पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन इनहिबिट हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अगर पॉलीमराइजेशन इनहिबिट हो गया यहाँ पर, तो क्रोमोसोम जो एक दूसरे से
अलग होते हैं, मींस नेक्स्ट स्टेप में मेटाफेज के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी एनाफेज है वहाँ पर जो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे, तो अगर पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो माइटोटिक स्पिंडल जो है पूरी असेंबली जो है वो क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। और पूरी असेंबली अगर ये डिसरप्ट हो गई तो फिर क्या होगा, सेल अरेस्ट होगा, क्योंकि जो सेल है वो मेटाफेज स्टेज से आगे ही नहीं बढ़ेगी। क्लियर एवरीवन? सो ये तो हमारे पास में हो गई मेटाफेज स्टेज पर जो विनका एल्कलॉइड्स हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं। तो सारे विनका एल्कलॉइड, विनक्रिस्टेन, विनब्लास्टेन इसी तरह से एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो विनक्रिस्टीन है, ओके, विनक्रिस्टीन जो है वो दैट इनहिबिट इट बाइंड विद द ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन से बाइंड होकर पॉलीमराइजेशन, माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉलीमराइजेशंस को क्या करेंगे, ये इनहिबिट कर देंगे। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आप लोगों को विनका एल्कलॉइड्स की जो मेटाफेज स्टेज पर एक्ट करते हैं वो चीज़ समझ में आ गई होगी। फर्दर हमारे पास में जो एजेंट्स हैं वो हैं टैक्सेन्स। कौन से एजेंट्स हैं? टैक्सेन। ओके, टैक्सेन में जो ड्रग्स होती हैं दैट इज पैक्लीटैक्सेल, ओके, पैक्लीटैक्सेल, डोसीटैक्सेल, कैबजीटैक्सेल। क्लियर? तो ये सारी टैक्सेन्स हैं। अब टैक्सेन की जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इज टोटली अपोजिट टू विनका एल्कलॉइड। यहां पर समझने वाली बात है किस तरह से कि यहां पर जो टैक्सेन्स हैं वो विनका एल्कलॉइड से अपोजिट एक्शन शो कर रहे हैं। हालांकि ये पैक्लीटैक्सेल जो है इट बाइंड विद द बीटा ट्यूबुलिन, वही माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो प्रोटीन है उसी से बाइंड कर रहे हैं। बट यहां पर क्या हो रहा है कि बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड करके ये क्या करते हैं, दे आर कॉजिंग व्हाट, स्टेबिलाइजेशन। दे आर कॉजिंग व्हाट, स्टेबिलाइजेशन। स्टेबिलाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली। सो माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को ये क्या कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली का ये क्या कर रहे हैं, स्टेबिलाइजेशन कर रहे हैं। एंड अपोजिस मींस पॉलीमराइजेशन को बढ़ा रहे हैं और डीपॉलीमराइजेशन का अपोज कर रहे हैं। आप समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करें। अगेन मैं वही आप लोगों के सामने मॉडल लेकर आता हूं। ओके, इसी मॉडल में क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो ये यहाँ पर हमारे पास में जो ये वायर्स हैं, मींस ये माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली जो हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली अभी आपको 3 और 3 की स्ट्रक्चर में नज़र आ रही है। ठीक है, अपर साइड में 3 हैं और नीचे की साइड में भी 3 हैं। तो यहाँ पर फर्दर मेटाफेज स्टेज से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पैक्लीटैक्सेल क्या होगा, यहीं पर जो बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन है माइक्रोट्यूब्यूल्स में उससे बाइंड कर जाएगा। अब यहाँ आगे क्या होता है, मेटाफेज स्टेज में तो पॉलीमराइजेशन होता है और आगे उसके बाद में डीपॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, और डीपॉलीमराइजेशन होने से जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं, मीन्स कि एक साइड में चला जाएगा, दूसरा दूसरी साइड में अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर माइक्रोट्यूब्यूल का स्टेबिलाइजेशन होगा, मतलब कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मल्टीपल, ये देखिए इतने सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताए हैं और 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स की जगह यहाँ पर मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या हो जाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुच्छा बन जाएगा। ओके, गुच्छे से मतलब कि बहुत सारा बंडल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बहुत सारे बंडल्स बन जाएंगे। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स का बहुत सारे बंडल्स बन जाएंगे तो वो पूरा जो पूरा साइकिल है फर्दर क्रोमोसोम्स के अपार्ट होने का, अलग अलग सेंटर्स में जाने का, तो वो नहीं हो पाएगा। और माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली के स्टेबिलाइजेशन होने से जो है फर्दर जो क्या होगा, सेल अरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल अरेस्ट हो जाएगा। मींस जो हमारा एम फेज है वो कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आप लोगों को क्या होगा, पैक्लीटैक्सेल की जो मैकेनिज्म है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ पर विनका एल्कलॉइड पॉलीमराइजेशन कॉज करते हैं, पॉलीमराइजेशन का
इनहिबिशन करते हैं और पैक्लिटैक्सेल जो है डीपॉलीमराइजेशन का इनहिबिशन करते हैं। ओके, तो यहाँ दोनों ही चीज़ें अलग हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं जीपैट के लिए और गेट के लिए जो है हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज इनहिबिशन ऑफ डीपॉलीमराइजेशन। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा विनकिस्टीन, पैक्लिटैक्सेल, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा, मीन्स आंसर उसका क्या है। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैकेनिज्म हम देखते हैं वो कौन सी है, टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर। टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर्स। ओके, सो टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर क्या किस तरह से काम करते हैं, यहां पर जो ड्रग होगी वो कौन सी है, इटोपोसाइट। इटोपोसाइट। ओके, क्लियर। सो टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर बेसिकली क्या करते हैं, अगर ये एस फेज की अगर हम बात करें तो एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। अब डीएनए के रेप्लिकेशन में टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर दे अटैच विद दिस 1 स्ट्रैंड। ओके, ये डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड के साथ में अटैच हो जाते हैं और टोपोआइसोमरेज की जो ट्विस्टिंग होगी, मतलब डीएनए की जो ट्विस्टिंग होगी उसे क्या कर देंगे, अनवाइंड कर देंगे। ठीक है। सो जैसे यहाँ पर आप डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं, अगर यहाँ पर इटोपोसाइट अगर यहाँ पर बाइंड होता है तो व्हाट इटोपोसाइट विल डू, ये इस तरह से हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर जो कॉइलिंग है वो क्या हो जाएगी, अनकॉइल हो जाएगा। ठीक है। सो इट कॉज व्हाट, अनकॉइलिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन स्टेज है उसको ये क्या करेंगे, इनहिबिशन हो जाएगा। प्लस साथ के साथ में क्या होता है, ये रीसीलिंग का अपोज नहीं करता है। ये किसका अपोज नहीं करता है, रीसीलिंग का अपोज नहीं करता है, क्योंकि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होना है उस स्टेज में क्या होना है, डीएनए का ब्रेक होना है। ओके, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग अलग होने हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होने के बाद में उनकी रीसीलिंग भी, डीएनए के स्ट्रैंड ब्रेक होंगे और ब्रेक होने के बाद में उनको रीसीलिंग भी करनी है। तो यहाँ पर टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर आर नॉट अपोजिंग रीसीलिंग, ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट ड्रग पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर। तो यहां पर टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर्स क्या करते हैं, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर दोनों ही स्ट्रैंड के साथ में बाइंड करते हैं। टोपोआइसोमरेज क्या करेंगे, दे बाइंड विद बोथ ऑफ दीज स्ट्रैंड, यहां भी बाइंड करेगा एंड यहां भी, मींस दोनों ही स्ट्रैंड को क्या करेंगे, ये ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद में क्या करेंगे, सीलिंग का अपोज करेंगे। देख व्हाट दे कॉज, दे अपोज सीलिंग, जो रीसीलिंग हो रही है, रीसीलिंग का क्या करेंगे, ये अपोज करेंगे। तो टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर्स क्या हो गए, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर्स में इरिनोटिकेन आ गया और टोपोटिकेन आ गया। कौन कौन सी ड्रग आ गई, टोपोटिकेन एंड इरिनोटिकेन। ओके, सो आपको इस तरह से समझने का प्रयास कर सकते हो। ये हमारे पास में डीएनए है। ओके, सो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये डबल स्ट्रैंड है। अब अगर ये ओपन हो रहा है तो यहाँ पर जो ड्रग है वो इस तरह से देखिए, टोपोआइसोमरेज जो है वो दोनों जगह ही बाइंड करेगा। ओके, इस स्टेज पर भी बाइंड करेगा, रेड वाले वायर पे भी बाइंड करेगा, मींस रेड वाले स्ट्रैंड पे भी बाइंड करेगा एंड वाइट जो स्ट्रैंड है उस पर भी बाइंड करेगा। क्लियर। अब यहाँ से ये एक दूसरे से अलग हो गए और ये यहाँ से कट जाते हैं, कटने के बाद वापस में क्या होती है, रीसीलिंग होती है। ओके, वापस से अटैच होते हैं। तो टोपोआइसोमरेज 2 जो है वो क्या करता है, रीसीलिंग का अपोज करता है। बेसिकली टोपोआइसोमरेज का वर्क क्या है, अगर आप टोपोआइसोमरेज का वर्क देखोगे तो टोपोआइसोमरेज जो है रिलैक्स करता है। दिस इज व्हाट, टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम एंड
टोपोआइसोमरेज जो है जो सुपर कॉइलिंग से बचाता है, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सुपर कॉइलिंग से बचाता है एंड कॉजेज रिलैक्स कर, ओके। अगर ये रिलैक्सेशन कॉज करता है स्ट्रैंड्स के अंदर, सो रिलैक्सेशन, अगर टोपोआइसोमरेज 2 का इनहिबिशन होगा तो रिलैक्सेशन यहां पर नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द एक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज 2। तो यहां पर भी टोपोआइसोमरेज 1 और 2 में दोनों में ही बाइंडिंग साइट जो है वो कौन सी है और रीसीलिंग का कौन अपोज करता है और कौन अपोज नहीं करता है, इस पर क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों के लिए याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि टोपोआइसोमरेज 1 है, ओके। सो जो 1 है ओनली 1 स्ट्रैंड से बाइंड कर रहा है। कैसे याद रखोगे? 1 बाइंड विद 1 स्ट्रैंड एंड 2 बाइंड विद 2 स्ट्रैंड। सो 1 जो है एक ही स्ट्रैंड से बाइंड कर रहा है एंड टोपोआइसोमरेज 2 जो है वो 2 स्ट्रैंड से बाइंड कर रहा है। एंड जो फर्स्ट वाला है इट इज नॉट अपोजिंग रीसीलिंग, ये रीसीलिंग का अपोज नहीं कर रहा है, जबकि सेकंड जो है वो रीसीलिंग का अपोज कर रहा है। तो ये डिफरेंस अगर आप याद रखोगे तो उससे क्या होगा, आप लोगों के जो एमसीक्यू आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। लुकिंग फॉर एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, ओके। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एंटीबायोटिक, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक किस तरह से एक्ट करती है वो हम देखते हैं, ओके। सो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक बेसिकली क्या करती है, दे फर्स्ट वन दे प्रोड्यूसिंग 3 काइंड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये टोपोआइसोमरेज 2 का इनहिबिशन कर रहे हैं। तो टोपोआइसोमरेज 2 का इनहिबिशन करेंगे तो रिलैक्सेशन नहीं होगा, और रिलैक्सेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो है वो डीएनए के रेप्लिकेशन का अपोज होगा। सेकेंड जो है ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, एंटीबायोटिक्स जो हैं दे inhibit हेलिकेज एंजाइम। दे इनहिबिट व्हाट? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्या करता है, दोनों जो डबल स्ट्रैंडेड हैं, जो दोनों ही डबल स्ट्रैंड है उनको क्या करता है, ये हेलिकेज ओपन करता है, ओके। इस तरह से हेलिकेज ओपन करता है। सो हेलिकेज का काम है डबल स्ट्रैंड्स को जो है उनको सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में बदलना और ओपन करवाना, ओके। अगर हेलिकेज का इनहिबिशन होगा तो डबल स्ट्रैंड जो है वो ओपन ही नहीं होंगे। अगर डबल स्ट्रैंड अगर ओपन नहीं होंगे तो फर्दर क्या नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। सो अल्टीमेटली डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो अपोज हो जाएगा, रेप्लिकेशन। तो दिस इज व्हाट इनहिबिट डीएनए हेलिकेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो फर्दर नहीं हो पाएगा। सो दिस इज सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। Third mechanism of action of these anti-tumor antibiotic is what? They generate reactive oxygen species, means ROS जनरेट करती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट करती हैं। उससे फर्दर अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली दे कॉज अपोप्टोसिस। What they cause? Apoptosis. So apoptosis क्या है, बेसिकली apoptosis है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्लियर? तो यहां पर अगर apoptosis कॉज करेंगी तो apoptosis होगा, और apoptosis होने से जो फर्दर सेल की एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हो रही थी वो रुक जाएगी, मीन सेल डिवीजन रुक जाएगा। क्लियर? सो ये 3 मैकेनिज्म हो गए। तो एंटीबायोटिक्स हम कौन सी यूज कर रहे हैं, डॉक्सोरुबिसिन, ओके, डॉक्सोरुबिसिन एंड डोनोरुबिसिन, ओके, एंड डोनोरुबिसिन जो है वो हम यूज कर रहे हैं। सो यहां पर आप याद रखें डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, और जो भी एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक है बेसिकली रुबिडोमाइसिन एंड जो और सारी जो एंटीबायोटिक्स मैंने आपको क्लासिफिकेशन में लिखाई थी, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक जो हैं वो इन्हीं तीनों मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करती हैं। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आप लोगों को आज की क्लास में जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। हेलो एवरीवन, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन राउंड फ्रॉम एंटी कैंसर ड्रग मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन का एल्कलॉइड इनहिबिट
A. Polymerization of microtubules, B. Depolymerization of microtubules, C. Topoisomerase 2 and D. Topoisomerase 1. Question number 2. Paclitaxel inhibit A. Polymerization of microtubules, B. Depolymerization of microtubules, C. Topoisomerase 2 and D. Topoisomerase 1. Question number 3. Mechanism of action of etoposide is A. It bind to topoisomerase 2 and inhibit the resealing of DNA. B. Depolymerization of microtubules. C. It bind to topoisomerase 1 and inhibit the resealing of DNA. And D. It bind to topoisomerase 2 and activate the resealing of DNA. Question number 4. Mechanism of action of topotecan is A. It binds single strand of DNA and inhibit topoisomerase 1 and inhibit the resealing of DNA. B. It binds single strand of DNA and inhibit topoisomerase 1 and but not inhibit the resealing of DNA. C. It bind both strand of DNA and inhibit topoisomerase 2 and inhibit the resealing of DNA. D. It bind both strand of DNA and inhibit topoisomerase 1 but not inhibit the resealing of DNA. Question number 5. Mechanism of action of doxorubicin is A. It inhibit topoisomerase 2. B. It inhibit the heligase enzyme. C. It generate reactive oxygen species and cause apoptosis. And D. All of these. So I already given answer of all of these question in my lecture. So go through with the lecture and answer in the comment box. सारे तीनों ही मैकेनिज्म लाइक विनका एल्कलॉइड्स, टैक्सीन्स का मैकेनिज्म एक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्दर मैंने टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर समझाएं, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। और एंटीबायोटिक्स, जो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं, उनका मैकेनिज्म एक्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।